हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट केस करेंगे। सबसे पहले मैं पहले इम्पोर्टेंट केस पे आती हूँ। सेक्शन 482 सीआरपीसी। सेक्शन 482 सीआरपीसी हमें क्या बताता है? इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। जब इनहेरेंट पावर की बात आती है तो ये सिविल लॉ में भी होती है और ये क्रिमिनल लॉ में भी होती है। अगर सिविल लॉ में जाते हैं तो सेक्शन 151 ऑफ द सीपीसी, और वहां पर जितने भी सिविल कोर्ट है ना, उन सारे सिविल कोर्ट को इनहेरेंट पावर है। लेकिन सीआरपीसी में सेक्शन 482 केवल हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर कन्फर करती है। अब आते हैं हम कि कौन सा केस है 2020 में। चिलकमार्थी वेंकटेश्वरलू चिलकमार्थी वेंकटेश्वरलू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2020। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, इनहेरेंट पावर में जो टेस्ट दे रखा है अंडर सेक्शन 482 उसको पूरा करना होगा। अब टेस्ट क्या है कि किसके लिए यूज कर सकते हैं? यदि हाई कोर्ट को ये लगता है कि इस कोड में यानी कि सीआरपीसी में किसी ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए यदि इनहेरेंट पावर का यूज करना पड़े तो करें। दूसरी बात, यदि द एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए, न्याय के हित के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो इनहेरेंट पावर का हाई कोर्ट यूज करे। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, यानी न्यायिक कार्यवाही है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए यदि इनहेरेंट पावर का यूज करना पड़े तो हाई कोर्ट करे। इस टेस्ट को पूरा करें। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट का काम इन टेस्ट को पूरा करने के लिए काम करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनहेरेंट पावर वाइड पावर है इनके पास, हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर वाइड पावर है, ठीक है। बट एज ए ट्रायल कोर्ट काम ना करे कि ट्रायल कोर्ट देखता है ना कि प्राइमा फेसाई केस बनता है, प्राइमा फेसाई केस बनने के पास एविडेंस है, चार्ज लगाता है, चार्ज पे देखता है कि हाँ केस बनता है तो केस आगे चालू किया जाए। पर ये काम एज ए ट्रायल कोर्ट का काम हाई कोर्ट का नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज एज ए इनहेरेंट कोर्ट ही करे, एज ए रिवीजन और एज ए अपील में जो प्रोसेस फॉलो करता है ना वो नहीं करे। उस हाई कोर्ट का काम कि इसका कन्विक्शन होगा या नहीं होगा ये देखना नहीं है, उसका तो ये देखना है कि जो 3 टेस्ट हैं क्या वो 3 टेस्ट में से कोई टेस्ट टेस्टिफाई हो रहा है क्या, सिर्फ ये। तो इसीलिए हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर का यूज रेयर केसों में करना चाहिए, आल्दो प्राइमा फेसाई केस बनता हो, ठीक है। कि प्राइमा फेसाई केस बनता हो कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ रेयर केसों में ही इनहेरेंट पावर का यूज करें। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर केस में आते हैं हम। सेकंड नंबर केस में अपना जो 3 मंथ्स का चेक का जो टाइम है उस टाइम के लिए एक रिट डाली, हरीश नितिन गोखले वर्सेस आरबीआई। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि जो 3 महीने का चेक का टाइम है उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि कोविड-19 में ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, तो इसको डिसमिस कर दिया। अगर ये आए कि डिसमिस किस मामले में हुई तो हरीश नितिन गोखले वर्सेस आरबीआई केस में
रिट को डिसमिस कर दिया। फिर उसके बाद यदि केस ये आए कि ये आदेश कहां पर दिया, तो सुओ मोटो कोग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुओ मोटो कोग्निजेंस लेके उसमें ये कहा कि जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन चेक के लिए है वो हम नहीं कर सकते। ये आरबीआई ने अपने रेगुलेशन में सेक्शन 35A रूल और रेगुलेशन में, आरबीआई के अपने खुद के सर्कुलर हैं तो आरबीआई इसको एक्सटेंड कर सकती है, हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद एक केस आता है अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4)A से रिलेटेड डिसीजन दिया गया। आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है? इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ये 7 ग्राउंड हैं, इन 7 ग्राउंड्स पे किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। फिर उसके बाद यदि पार्लियामेंट रिजर्वेशन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन बनाना चाहती है तो बना सकती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई प्रोविजन बनाना चाहती है रिजर्वेशन के लिए तो बना सकती है। इंडिया में जैसे आप सब जानते हो कि SC, ST, OBC, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इनके लिए रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है। अच्छा, अब आते हैं हम कि ये इश्यू क्या था। आर्टिकल 16 क्लोज 4A जो 77th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये SC/ST के कैंडिडेट आए और उन्होंने कहा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमें रिजर्वेशन दिया जाए, उत्तराखंड गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे। तब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इश्यू आया कि जो 16(4)A में रिजर्वेशन है, क्या वो एज ए फंडामेंटल राइट है क्या, कि इन्फोर्स करवाने के लिए जा सकते हैं क्या, और मैंडेटरी है क्या, सरकार पे मैंडेटरी ओब्लिगेशन है क्या ये रिजर्वेशन इसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कितनी SC/ST के लोग कितने रहते हैं, कितनी जनसंख्या है आपके स्टेट में, ये इसके लिए सरकार डाटा इकट्ठा करती है और डाटा इकट्ठा करके उसके आधार पर रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो हम SC/ST के आधार पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सरकार को फोर्स करें कि एज ए फंडामेंटल राइट इनको रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दिया जाए, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होता है। ये तो सरकार पहले डाटा इकट्ठा करती है, डाटा के आधार पर उनको रिजर्वेशन देती है। तो इस केस की कहीं ना कहीं आलोचना भी हो रही है कि ये तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट की बात होती है कि अंडर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि डाटा इकट्ठा करे, यदि SC/ST या किसी भी क्लास को अगर ज़रूरत पड़ती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दे। इसका खूब क्रिटिसिज्म है। इससे पहले जर्नल सिंह का केस था, उसमें ये बोला था कि दिया जाना चाहिए, और रिजर्वेशन के हमारे पास इंदिरा साहनी का केस, नागराज का केस, जर्नैल सिंह का केस, फिलहाल एक बिक्के केस, तो ये केस थे। तो उनमें उन्होंने रिजर्वेशन को एज ए फंडामेंटल राइट 16 में डाल भी रखा है। लेकिन फिलहाल इस केस को याद रखना, अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का केस है। आप आते हैं उसके बाद, ये करंट अफेयर का केस है कि तमिलनाडु मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 पहली ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिसकी वर्चुअल हियरिंग हुई है। वर्चुअल हियरिंग का मतलब ऑनलाइन हियरिंग हुई है, ठीक है। यदि ये आता है कि पहला वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस था जिसमें फर्स्ट टाइम वर्चुअल हियरिंग हुई है, तब उस कौन सा केस कहेंगे? तमिलनाडु मेडिकल एसोसिएशन
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, अब आते हैं एक केस अपने पास और है, सॉरी, राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्णा मल्होत्रा। हाँ जी, ये 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस है। राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्णा मल्होत्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेंटेनेंस के लिए, लेटेस्ट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारे यहां पर पर्सनल लॉ अलग अलग है। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, तो ये जो फैमिली रिलेटेड मैटर है उनके मेंटेनेंस के प्रोविजन पर्सनल लॉ में भी बढ़ाए गए हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये आया कि क्या लेडी मेंटेनेंस सीआरपीसी में भी ले सकती है और अपनी पर्सनल लॉ में भी ले सकती है, क्या दोनों में ले सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 125 में मेंटेनेंस ले लिया है तो पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस नहीं लेगी, और अगर पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस लिया है तो 125 में नहीं लेगी, क्योंकि मेंटेनेंस तो एक में ही ले सकती है ना। इसीलिए दोस्तों जितने केस आज बताए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट केस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे क्लैट हो, चाहे एलएलएम एलएलबी के एंट्रेंस हो, चाहे जुडिशरी हो, लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। आई होप आपको समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट डे, फॉर द होल लाइफ। बाय।